हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास की कुछ महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक को अध्ययन करने वाले हैं, जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के एनसीईआरटी के क्लास में हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या होता है, इसके अलावा संसाधन को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, संसाधन के प्रकार कितने हैं और संसाधन को जो है उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम लोग एकत्रित करने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हमको इसमें सबसे पहले जानना है संसाधन, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले संसाधन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विकास पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या होता है? देखिए, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला चीज है वही संसाधन है। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया आपका, ये हमारे लिए मार्कर हो गया, ये कपड़ा हो गया, आपके लिए मकान हो गया, परिवहन हो गया, पैसा हो गया, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। जो यानी कि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है उस सभी को हम लोग संसाधन बोलेंगे। भूमि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, वन्य जीव हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सभी के सभी जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं किसी न किसी रूप में। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि भूमि, जल, ठीक, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। अब देखिए, हमको समझना है कि संसाधन को हम लोग चाहें तो कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो संसाधन को अगर हम चाहें तो दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक रहेगा हमारा जैविक संसाधन और दूसरा रहेगा हमारा भौतिक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होता है? देखिए, जैविक संसाधन यानी कि इसमें जो है जो भी सजीव जीव होते हैं उसको इनमें शामिल किया जाता है जैविक संसाधन के अंतर्गत। तो इसमें देखिए वनस्पतियां हो गया, वन्य जीव हो गए, जलीय जीव हो गए। तो वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे एवं जलीय जीव एवं आपके वन्य जीव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक इसी प्रकार जो आपके भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, जल एवं खनिज को शामिल किया गया है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कौन जो है भौतिक संसाधन है और कौन जो है आपके जैविक संसाधन है। मुझे आशा है कि आपको ये भौतिक संसाधन एवं जो है जैविक संसाधन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक रहेगा मानव संसाधन के रूप में। मानव जो है संसाधन के रूप में, तो मानव स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। मानव जो है स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्ञान एवं तकनीकें है। तो आपको पता है कि अनादि काल से जो है अरण्यकों में आपको देखने को मिलता है कि पृथ्वी में बहुत अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियां थी। तो क्या उसका उपयोग हम लोग नहीं जानते थे? लाखों साल पहले जो है समुद्र में जो जलीय जीव का विस्तार हुआ था उसके उपयोगिता के बारे में हमें नहीं पता था। पृथ्वी के भूगर्भ में लाखों साल पहले जो है कोयला एवं पेट्रोलियम पड़े हुए थे। क्या उसके बारे में हम जानकारी नहीं थी? जानकारी तो थी, लेकिन हमारे पास ज्ञान एवं तकनीक का क्या था, अभाव था। और ज्ञान एवं तकनीक के अभाव के चलते हम लोग उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में मानव जो है ज्ञान को पाकर क्या बन गया है, ज्ञानी मानव बन गया है। मानव जो है ज्ञान को पाकर क्या बन गया है, ज्ञानी मानव बन गया है। तो ज्ञानी मानव कैसे बना, इसको सबसे पहले समझते हैं। पृथ्वी के अंदर लाखों साल पहले जो है कोयला एवं पेट्रोलियम पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो मानव में त्वरित गुण का वृद्धि हुआ, जिससे क्या हुआ, उसकी बौद्धिक क्षमता विकास हुआ। जब बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ तो उन्होंने ज्ञान पा लिया, और जब ज्ञान पा लिया तो ज्ञान को पाकर क्या बन गया, मानव जो है ज्ञानी मानव कहलाने लगा। इस प्रकार उन्होंने जो है ज्ञान के खोज करके, तकनीक को खोज करके जो है आज वर्तमान समय में जो है कोयला एवं पेट्रोलियम का हम लोग उपयोग कर रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में हम लोग इसका उपयोग करते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार आगे हम समझते हैं मानव संसाधन के निर्माता के रूप में। मानव जो है संसाधन के निर्माता के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ तक कि आपको मैंने बताया कि मानव जो है स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों भाई? क्योंकि मानव के पास क्या है, ज्ञान एवं तकनीकें हैं। तो सबसे बड़ा संसाधन कौन है, तो मानव है, क्योंकि मानव के पास क्या है, ज्ञान एवं तकनीकें है। इसमें हम समझते हैं, देखिए जिमरमैन के अनुसार जो है संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। संसाधन जो है संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये कथन किसने कहा है, तो जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बढ़ई को लकड़ी दिया जाए,
ठीक ना, जो मोटा होता है स्लीव उसको दिया जाए तो उसके आकार में परिवर्तित करके वो विभिन्न वस्तुओं को बनाता है, जैसे कि खिड़की हो गया, आपके बेंच हो गए, टेबल हो गया, अलमीरा हो गया, यानी कि विभिन्न वस्तुओं को बनाता है। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे लकड़ी वस्तु को दिया गया है, उस वस्तु में क्या हुआ है, उसके जो गुण है यानी कि जो उसके आकार है, तो उसके आकार में सृजनात्मक परिवर्तन किया गया है, आकार में सृजनात्मक परिवर्तन किया गया है, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ गया है। ठीक इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो संसाधन होता है वो वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करता है। संसाधन जो है वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि जो लकड़ी का बुरादा था तो उसे हम लोग वैसे ही छोड़ देते तो हम टेबल, कुर्सी, अलमीरा नहीं बना पाते, लेकिन उसके आकार में हमने परिवर्तन किया और परिवर्तन करके विभिन्न रूपों में ढाल दिया, जिससे क्या होगी, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि जो मानव जो है वो संसाधन के रूप में क्या कर रहा है, निर्माण भी कर रहा है। मानव जो है संसाधन के रूप में निर्माण कर रहा है, क्योंकि मानव क्या है, सबसे बड़ा संसाधन है, इसके पास ज्ञान एवं तकनीक है। इसी प्रकार हम लोग अब समझेंगे कि जो आप सुने होंगे कि गायिका, ठीक ना, जो गायक होता है, तो गायक की जो गायिका होती है, ठीक है, यानी कि जो सिंगिंग होती है वो भी क्या है, संसाधन है। इसी प्रकार आप नाम सुने होंगे चित्रकारी का, ठीक है, तो चित्रकार की चित्रकारी भी क्या है, संसाधन है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में सेवा दे रहा है तो सेवा देना भी संसाधन माना गया है। सेवा देना भी क्या माना गया है, संसाधन माना गया है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज में सेवा दे रहा है तो सेवा को भी हम लोग संसाधन माने हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन जो है एक प्रकृति का प्रदत्त दिया हुआ उपहार नहीं है। ठीक, ये घटना जो है भ्रामक है कि संसाधन जो है प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। जो संसाधन है वो मानव के सहारे जीवन उपयोगी बनता है। जो भी हम लोग तकनीक के प्रयोग नहीं करेंगे, ज्ञान के प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक जो है संसाधन जो है वैसा की वैसा ही रह जाएगा। आगे हम समझते हैं हमारा संसाधन का प्रकार। तो संसाधन को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। एक जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है हमारा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले इसको जानेंगे। यानी कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, खनिज हो गया, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार हम समझ लेते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखिए इसमें मानव है और वस्तु को क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, निर्मित कर रहा है, तब वो जो है वस्तु को संसाधन बन रहा है। यानी कि वैसा संसाधन जिसमें मानव अपने ज्ञान एवं तकनीक के सहारे किसी वस्तु में उसके सृजनात्मक गुण में परिवर्तित करके पर्यावरण में उपलब्ध कराता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानव के द्वारा जो संसाधन बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि परिवहन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, फोर व्हीलर हो गया, इसी प्रकार आपका मकान हो गया, सड़क हो गया, तो ये सभी के सभी क्या हैं, आपके मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं। तो आपके उदाहरण से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक रहती है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है। तो इस पर ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं, जो आपका संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर 1 नंबर में। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 तरह का होता है। एक हमारा रहेगा इसमें जैविक संसाधन और दूसरा रहेगा इसमें जैव संसाधन और दूसरा रहेगा आपका अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो यानी कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सभी गुण जो है मौजूद होते हैं, इसके सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं, उसे जैविक संसाधन कहा जाता है। जिसमें सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी के सभी जलीय जीव होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, आपके जैव संसाधन के उदाहरण होंगे। ठीक इसी प्रकार अजैव संसाधन को समझते हैं। अजैव संसाधन को परिभाषित करेंगे, यानी कि वैसा संसाधन जिसके लक्षण जो है निर्जीव जैसा है, जिसके लक्षण जो है निर्जीव जैसा है। यानी कि जो आपके चट्टान है, खनिज हैं,
जो आपके चट्टान है, खनिज है, धातु है, ये सभी के सभी आपके अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वही जो है मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सभी के सभी आपके जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो जैव संसाधन है वो किस मंडल में पनपते हैं। जैव संसाधन जो है किस मंडल में पनपते हैं, तो जैव संसाधन आपके जैव मंडल में पनपते हैं। तो यहाँ से ध्यान देने वाला बात है कि जैव संसाधन जो है किस मंडल में पनपता है, तो जैव मंडल में पनपता है। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हमारा रहेगा अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि नवीकरणीय कहने का अर्थ है कि एक बार फिर से हम लोग नया यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं। क्लियर है? तो यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। यानी कि पृथ्वी से यह अगर एक बार समाप्त हो गया तो पुनः इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जो पृथ्वी से एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः आसानी से भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। इसके अलावा जल भी हमारा क्या है, तो जल भी हमारे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। इसी प्रकार हमारा रहेगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन से क्या तात्पर्य है, यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार पृथ्वी से समाप्त हो गया। अगर गलती से एक बार पृथ्वी से समाप्त हो गया तो उसके निर्माण में लाखों करोड़ वर्ष लग सकता है। ठीक ना? चाहे उसे आप रासायनिक विधि से प्राप्त कीजिए, चाहे भौतिक विधि से प्राप्त कीजिए, चाहे किसी भी विधि से प्राप्त कीजिए, उसके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। तो यानी कि वैसा संसाधन जो पृथ्वी से एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये सभी के सभी क्या होंगे आपके, तो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन अगर पृथ्वी से एक बार समाप्त हो गया तो पुनः इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग समझ गए कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 तरह के हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा हमारा अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, कोयला एवं पेट्रोलियम हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है, तो आपकी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। क्लियर है? आगे हम समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया, यानी कि 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला इसमें है आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब कि निजी, खुद का, यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका खेत का कोई प्लॉट है, आपका मकान है, आपका मोटरसाइकिल है, आपका फोन है, आपका ये क्या है, मरकर है। यानी कि जो आपका खुद का निजी है उसे बोलेंगे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन पर सरकार अगर चाहे तो अपना उस पर अधिपत्र जमा कर उसके लिए उपयोग में ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर के अंदर जो है किसी को पता नहीं है, आपके घर के अंदर जो है किरासन तेल निकल रहा है, तो अगर सरकार जो है, सरकार को अगर इच्छा है तो वो जमीन जो है, आपके जो जमीन है वो क्या करेगा, सरकार अपने अधिपत्य में कर लेगा। तो जो व्यक्तिगत संसाधन है उसको सरकार चाहे तो अपने अधिपत्य में कर सकता है, देश के सतत विकास के निर्माण के लिए जो है अपने काबू में कर सकता है। इसी प्रकार अगला हमारा रहेगा इसमें सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि आप नाम सुने होंगे मंदिर, नाम सुने हैं मंदिर, मस्जिद, ये सभी के सभी जो है सामुदायिक संसाधन हो गया। इसके अलावा शमशान घाट, चरागाह भूमि, ठीक, स्विमिंग पूल, ये सभी के सभी सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए, सामुदायिक संसाधन को हम लोग चाहें तो 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक रहेगा हमारा नगरीय सामुदायिक संसाधन, एक रहेगा हमारा नगरीय सामुदायिक संसाधन और दूसरा रहेगा हमारा ग्रामीण
दूसरा रहेगा हमारा ग्रामीण सामुदायिक संसाधन। तो जो नगरीय सामुदायिक संसाधन होता है इसके अंतर्गत जो है आपके खेल के मैदान को रखा गया है, खेल के मैदान को रखा गया है। वही जो ग्रामीण सामुदायिक संसाधन होता है इसके अंतर्गत हम लोग चारागाह भूमि को सम्मिलित करते हैं। तो अगर हम चाहें तो सामुदायिक संसाधन को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक हमारा नगरीय और दूसरा जो है हमारा ग्रामीण सामुदायिक संसाधन। ठीक इसी प्रकार हमारा रहेगा राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन से क्या तात्पर्य है, यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे देश में मौजूद है, आपके देश में मौजूद है, उसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि हो गया आपका मृदा हो गया, राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि आपका मृदा हो गया, खनिज हो गया और यानी कि आपके देश के अंदर जो भी संसाधन है वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जितने भी आपकी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है, महासागरीय क्षेत्र के 200 किलोमीटर के अंदर वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। इसके अलावा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि इस पर जो है किसी देश का अधिकार नहीं होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है इस पर किसी देश का अधिकार होता है या नहीं होता है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इसका जो है अधिपत्य या संचालन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उसके बिना पूछे कि यानी बिना उसे अनुमति के हम लोग इस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो भी समुद्री क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आएगा आपका, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो इसका परिभाषा दिया गया है कि किसी देश के सीमा के 200 किलोमीटर के बाद वाले क्षेत्र, 200 किलोमीटर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है, जो महासागरीय क्षेत्र होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहां से एक और फैक्ट आता है कि किसी देश के 200 किलोमीटर के तट रेखा तक के स्थान को हम लोग बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है किसी देश के सीमा से 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है किसे कहते हैं, तो किसी देश के सीमा के भीतर, ठीक है, सीमा के भीतर 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने आज अध्ययन किया जो एनसीईआरटी का आपका बुक है संसाधन एवं विकास, उसमें मैंने पढ़ा संसाधन मानव संसाधन के रूप में, मानव संसाधन निर्माता के रूप में, इसके प्रकार संसाधन का प्रकार एवं संसाधनों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ा। स्वामित्व के आधार पर अभी जो है 4 वर्गों में मैंने बांटा, उसके बाद आपको उपयोगिता के आधार पर 2 वर्गों में, उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में। इसके अलावा एक और है विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी संसाधन को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है आपके संभावी संसाधन, दूसरा जो है आपके भंडार संसाधन और तीसरा जो है आपका रहेगा विकसित संसाधन और चौथा आपका संचित कोष संसाधन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में जो भी हमारा पॉइंट बचा हुआ है उसमें हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।